मेरा नाम द्वारिका प्रसाद पुरोहित, प्रवक्ता गणित, विद्यालयी शिक्षा विभाग उत्तराखंड। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम गत सत्रों में कक्षा 12 की संबंध एवं फलन पाठ पर चर्चा करते आए हैं। गत सत्रों में हमने संबंध की संकल्पना को, फलन की संकल्पना को, फलन के कुछ प्रकारों का अध्ययन भी किया है, संबंध के कुछ प्रकारों का अध्ययन भी किया है और जो संबंध पर आधारित एक विस्तृत प्रश्नावली थी आपकी पाठ्य पुस्तक में, उसके कुछ अंश पर हमने कल चर्चा की। आज हम उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पुनः चर्चा करेंगे ताकि आपकी जो आपका पकड़ हो जो एक्सरसाइज को पूरी करने में वो बहुत अच्छी हो सके। तो मैं विश करूंगा आप अच्छे से इस सेशन को एंजॉय कीजिए। जो एक्सरसाइज थी उसके क्रम में मैं एक और प्रश्न आपके सम्मुख रख रहा हूं। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर, अब एक फंक्शन दिया है, R बराबर ऑर्डर्ड पेयर AB सच दैट, ऑर्डर्ड पेयर AB सच दैट A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर। ये जो रिलेशन है द्वारा परिभाषित संबंध R, द्वारा परिभाषित संबंध R न तो स्वतुल्य, न सममित तथा न ही संक्रामक है। यानी कि एक आपको R सेट में, रियल नंबर के सेट में एक फंक्शन दिया, एक रिलेशन दिया है, रिलेशन R इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर AB सच दैट जो पहला कंपोनेंट है ऑर्डर पेयर का, जो पहला अवयव है वो दूसरे अवयव के स्क्वायर से कम या उसके बराबर है। A इज लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R। आपको ये शो करना है कि ये जो रिलेशन R सेट में है वो न तो स्वतुल्य है, न ही सम्मित है तथा न ही संक्रामक है। तो आप जानते हैं कि हम इसमें तय कर सकते हैं कि कौन कौन से इसमें ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, मगर इसमें ऑर्डर्ड पेयरों की संख्या बहुत अधिक होगी जो इस प्रतिबंध को संतुष्ट करते होंगे। तो अब उसको टेबुलर फॉर्म में लिखना बिल्कुल सार्थक नहीं है, संभव नहीं है। तो हम इसको जो इसका फॉर्म दिया है, हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। हमने लिखना इस तरह से प्रारंभ करना है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में दिया गया संबंध R इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर AB सच दैट A लेस देन इक्वल्स टू B स्क्वायर। सबसे प्रथमतः हम इसकी स्वतुल्यता की जांच करेंगे। हम ये निर्धारित करेंगे कि क्या ये संबंध स्वतुल्य है। तो हमको तो सिद्ध करना है कि स्वतुल्य नहीं है। तो किस प्रकार हम इसको तय करें कि ये स्वतुल्य नहीं है। देखिए, आप अगर मैं ये कह दूं कि इस रिलेशन में क्या ऑर्डर्ड पेयर 1-1 है, तो बिल्कुल ऑर्डर्ड पेयर 1-1 होगा। इसमें 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, सही है। मगर इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी संख्याएं होंगी, जैसे 2-2 भी होगा, क्योंकि अगर मैं 2-2 लिख देता हूं AB के स्थान पर, A के स्थान पर 2, B के स्थान पर भी 2, तो 2 के स्क्वायर से छोटा होता है, तो 2-2 भी होगा। लेकिन क्या उदाहरण के लिए, क्योंकि ये तो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सत्य होना चाहिए, उदाहरण के लिए मैंने अगर A के स्थान पर 1/2 ले लिया, तो क्या 1/2 से संबंधित होगा। तो ये हम जांच करें कि चूंकि A इज इक्वल टू 1/2 लेने पर 1/2, 1/2, मतलब हमने देखा कि एक रियल नंबर A ले लिया, दिस डज नॉट बिलोंग टू R। ये R को बिलोंग क्यों नहीं करता, बिकॉज ये पहला, इसमें क्या रिलेशन था कि पहला कंपोनेंट लेस देन इक्वल टू होना चाहिए दूसरे के स्क्वायर के बराबर। तो 1/2 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो 1/2 का स्क्वायर क्या आता है, 1/4।
तो 1/4 से ये लेस नहीं है, दिस इज नॉट लेस देन 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 स्क्वायर्ड। तो जब आपको मैंने बताया था कि जब हमको किसी संबंध को ये दिखाना होता है कि ये सतुल्य नहीं है या सममित नहीं है, तो इसको दर्शाने के लिए मात्र एक प्रत्युदाहरण ही काफी है। तो एक उदाहरण दे दिया हमने, तो हम सीधा सीधा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह संबंध स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब दूसरा बिंदु जो हमारा जांच का है वो है सममितता, सिमेट्री की जांच करनी है कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। तो सममितता लिखा हमने। सिमेट्रिक होने के लिए क्या आवश्यक था कि अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेशन सेट आर में है तो ऑर्डर्ड पेयर बी ए बी होना चाहिए। चूंकि इसको सिद्ध करना है तो ये तो तय है कि ये है नहीं आपने। अब आप उस ऑर्डर्ड पेयर को खोजिए एक प्रति उदाहरण देने के लिए जो ये तय कर दे कि ये सममित नहीं है। उदाहरण के लिए अगर मैंने लिखा ए की जगह मैंने ले लिया 2, बी की जगह ले लिया 5, तो ए और बी दो अलग अलग वास्तविक संख्याएं हो गई। ए कोमा बी बिलोंग्स टू, ए कोमा बी की जगह अब मैं लिख सकता हूं ऑर्डर्ड पेयर 2 5। ए को रिप्लेस कर दिया 2 से, बी को रिप्लेस कर दिया 5 से, तो 2 5 बिलोंग टू आर। सच है। क्यों बिलोंग करता है? बिकॉज 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। सचमुच सत्य है कि 2 तो 2 है, 5 का स्क्वायर 25, 2 25 से छोटा होता है, तो ऑर्डर्ड पेयर 2 5 सेट आर में होगा, रिलेशन में होगा। यानी 2 का 5 से रिलेशन है, 2 इज रिलेटेड टू 5। पर चेक कीजिए कि क्या 5 भी 2 से रिलेटेड है। लेकिन हम दावे के साथ इस बात को कह सकते हैं कि 5 2 डज नॉट बिलोंग टू आर। 5 2 तो बिलोंग करता ही नहीं है। क्यों नहीं बिलोंग करता है? बिकॉज 5 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अगर 2 का स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर 4 प्राप्त होता है, 5 4 से लेस नहीं होता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसी प्रति उदाहरण के आधार पे कि दिया, इसलिए संबंध आर सममित नहीं है, सममित नहीं है, यानी कि गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। नाउ अब हम तीसरी कसौटी जांचें। तीसरी कसौटी है संक्रामकता की, संक्रामक की, यानी ट्रांजिटिव। हमने देखना है कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। जैसा कि हमको प्रूफ करना है कि ट्रांजिटिव नहीं है, तो आप ऐसा प्रत्युदाहरण खोजिए जो ये सिद्ध कर दे कि ये संक्रामक नहीं है। तो इसके लिए हम ए बी सी के वैल्यूज सेट कर लेते हैं। मान लिया मैंने ए की जगह 2 निर्धारित कर लिया, बी की जगह -2 निर्धारित कर लिया और सी की जगह भी -1 तय कर लिया। अब देखिए ए बी सी ये तय किए हैं। आप एक बिल्कुल विश्वास से कह सकते हैं कि इसमें ऑर्डर्ड पेयर ए बी यानी 2, -2, -2, -1, यानी कि ये दोनों के दोनों ऑर्डर्ड पेयर आर को बिलोंग करेंगे। चूंकि 2 इज लेस देन इक्वल टू -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2, -2 बिलोंग करेगा। इसी प्रकार -2, -1 भी बिलोंग करेगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 और -2 इज लेस देन इक्वल टू +1, तो ये दोनों के दोनों ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहे हैं। देखिए हमने कैसा लिया है, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, ये जिस पे रिलेटेड था वहां से दूसरा एलिमेंट उठाया, तो दोनों के दोनों निश्चित रूप से आर को बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, लेकिन 2, -1 डज नॉट बिलोंग टू आर। 2, -1 आर को बिलोंग नहीं करेगा। देखिए 2 इज नॉट लेस देन -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 हुआ, तो 2 1 से छोटा नहीं है, तो इसलिए एक ही आप इस तरह के और सारे ऑर्डर्ड पेयर खोज सकते हैं जिसमें ए बी और बी ए टाइप के तो होंगे, लेकिन ए सी आर को बिलोंग नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं इसलिए संबंध आर संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो 3 पॉइंट्स थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड से हमने ये जांच करके दिखा दिया कि आर ना तो सतुल्य है, आर ना तो सममित है और ना आर ना ही संक्रामक है। तो आप अपने प्रश्न के आंसर को इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। तो इसी के साथ आपका ये आंसर पूरा होता है। हम मिलती जुलती इससे एक और समस्या लेंगे जिससे कि आपकी धारणा और स्पष्ट हो।
नाउ एक इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक से भी संबंधित है कि जांच कीजिए नंबर 2, यहीं से लिखना प्रारंभ कर दें। जांच कीजिए कि क्या, जांच कीजिए कि क्या वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में जो रिलेशन R है, अब थोड़ा सा इसमें परिवर्तित रूप है, ऑर्डर्ड पेयर AB सच दैट A इज लेस देन इक्वल्स टू B क्यूब, पहले में स्क्वायर था अब क्यूब है, द्वारा परिभाषित संबंध, द्वारा परिभाषित संबंध, जांच कीजिए कि क्या ये परिभाषित संबंध जो है ये स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है। तो उसी प्रकार जैसे पिछले प्रश्न में हमने किया था, इसकी भी जांच करनी है कि क्या ये स्वतुल्य है, क्या ये सममित है और क्या ये संक्रामक है। तो देखिए सबसे पहले हम स्वतुल्यता की बात करें, रिफ्लेक्सिव होने की कंडीशन देखें कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो उसी तर्ज पे पिछले प्रश्न के समान हम 1/3, 1/3 लेके चल सकते हैं कि एक ही जगह हमने एक रियल नंबर सेलेक्ट किया 1/3, तो क्या 1/3 से रिलेटेड है? तो 1/3 से रिलेटेड कब होगा? जबकि 1/3, देखिए 1/3 इसकी जांच करनी है, ये R में कब होगा? जब पहला कंपोनेंट यानी 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/3 का क्यूब होगा। पर क्या ऐसा संभव है? देखिए 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 3, 3 9, 3 27, क्या 1/3 लेस है 1/27 से? बिल्कुल नहीं। तो चूंकि ये लेस नहीं है तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ऑर्डर्ड पेयर 1/3 है वो R को बिलोंग नहीं करता है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि ऑर्डर्ड पेयर 1/3 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन सेट R। उसका कारण क्योंकि 1/3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/27। 1/27 एक एग्जांपल काफी है, तो हम लिख सकते हैं इसलिए संबंध R, इसलिए संबंध R स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। इंग्लिश में आप लिखना चाहते हैं तो therefore the relation R is not reflexive। अब दूसरे पर आते हैं, सममित, सिमेट्रिक होने के लिए हमको जांच करनी है। सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन क्या है कि अगर AB है तो BA भी होना चाहिए। हम प्रति उदाहरण तलाशें कि क्या सबके सबके लिए सही है। बहुत सारे आपको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिखते ही लिखते आपको आ जाएंगे जो इस बात को संतुष्ट करते होंगे। मान लिया आपने 2,3 पर विचार किया तो 2,3 इसमें होगा। क्या 3,2 है? आप इस पर विचार कीजिए। 2,3 ये स्क्रैप वर्क है। 2,3 बिलोंग टू R। क्यों बिलोंग टू R? क्योंकि 2 जो है वो 3 के क्यूब यानी 27 से छोटा है, इसलिए 2 3 है। क्या 3 2 है? क्या 3 2 है? इसकी जांच करें तो 3 2 पहला कंपोनेंट 3, दूसरे का क्यूब 8, 3 8 से छोटा है तो 3 2 भी है। तो इस ऑर्डर्ड पेयर को लेने से तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो ये सममितता की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। पर हम दिमाग लगाएं, विचार करें कि क्या सभी वास्तविक संख्याओं के सभी संभावित क्रमिक युग्मों के साथ ये संभव है? तो आप देखेंगे कि अगर मैं मान लीजिए यहां पर 1/2 पर विचार करूं तो 1/2 ले लूं एक ही जगह पे, तो चूंकि 1/2, 1/2 आप दावे के साथ कह सकते हैं कि दिस डज नॉट बिलोंग टू R। क्यों बिलोंग नहीं करता? बिकॉज माफ कीजिए, सममितता के लिए, ये तो स्वतुल्यता की कंडीशन हो गई। सममितता के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 1 2 ले लेते हैं। 1 2 बिलोंग करेगा। 1 2 क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि 1 2 के क्यूब से छोटा है। 1 2 बिलोंग्स टू R बिकॉज 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब, 2 क्यूब दैट इज 8।
अब विचार कीजिए कि क्या 2 1 है, तो 2 1 R में है कि नहीं है। इसके लिए क्या आवश्यक था कि क्या 2 1 के क्यूब से छोटा अथवा बराबर है। तो 1 का क्यूब तो 1 1 जा 1 1 जा 1 1, तो क्या 2 1 से छोटा है, बिल्कुल नहीं। तो 2 1 डज नॉट बिलोंग टू R बिकॉज, कारण क्या है यहाँ पे कि 2 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1 क्यूब। तो ये हमने कंडीशन लिख दी, एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर खोज लिया जिसमें ए बी तो बिलोंग कर रहा है आर में, किंतु बी ए बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं इसलिए संबंध आर सममित नहीं है। द गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अब बात आती है संक्रामकता की, यानी ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिव है कि नहीं है, अब हमको इस प्रश्न पर विचार करना है। ट्रांजिटिव के लिए भी आप जिस तरह हमने सममितता के लिए खोजे, बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे जो कि संक्रामकता को पुष्ट करते दिखेंगे। लेकिन अगर एक भी हम ऐसा ऑर्डर्ड पेयर खोज लें कि जो संक्रामकता की शर्त को पुष्ट ना करे, ये सिद्ध ना करे कि वो 3 ऑर्डर्ड पेयर संक्रामकता के अकॉर्डिंग नहीं है, तो पर्याप्त है ये दर्शाना कि दिया गया संबंध आर जो है वो संक्रामक नहीं है। उदाहरण के लिए मैंने 3 संख्याएं ली, मान लेते हैं ए की जगह में 10 चयन कर लेता हूं, बी की जगह में बी की जगह में सेलेक्ट कर लेता हूं 3 और सी की जगह में सेलेक्ट कर लेता हूं, उदाहरण के लिए सी की जगह सेलेक्ट कर लेते हैं 2, मान लीजिए ए बी सी। अब ये किस तरह से, ये हमारी तीनों के तीनों यहाँ पे ये तीनों के तीनों जो एलिमेंट्स हैं वो आर सेट के अंतर्गत है, यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से लिए हैं। और ये इस प्रकार लिए हैं तीनों के तीनों, देखिए किस प्रकार के एबीसी लिए भाई, कि ऑर्डर्ड पेयर 10,3 बिलोंग्स टू आर। इस रिलेशन सेट में 10,3 बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि 10 इज लेस देन, बिकॉज 10 is less than equal to 3 cube that is 27। इसी तरह से 3, ये 3 पे समाप्त हो रहा था, 3 2, क्या 3 2 ऑर्डर्ड पेयर R को बिलोंग करेगा, तो यस 3 2 भी R को बिलोंग करेगा, बिकॉज 3 is less than equal to 2 का क्यूब 8। तो 3 2 also belongs to R because 3 is less than equal to 8। दोनों सही है। देखिए कहने का आशय ये है कि ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है। अब विचार करें कि क्या ए सी बिलोंग कर रहा है, क्या पहले तीसरे अवयव को लेने पर जो क्रमित युग्म बन रहा है, अर्थात क्या पहला अवयव तीसरे अवयव से संबंधित है। तो विचार करें, लेकिन 10,2 पर विचार करें, 10,2 डज नॉट बिलोंग टू आर। ये आर को बिलोंग क्यों नहीं करता, क्योंकि 2 का क्यूब देखिए 8 और 10 is not less than equal to 8 because 10 is not less than equal to 8। तो हमने ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ढूंढ लिए जिसमें जो इस प्रकार थे कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर आर को बिलोंग कर रहा है, बी सी ऑर्डर्ड पेयर आर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन ए सी ऑर्डर्ड पेयर आर को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसको आसान भाषा में समझने के लिए हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो पहला दूसरा सेट आर में है, दूसरा तीसरा सेट आर में है, लेकिन पहला तीसरा सेट आर में नहीं है, मतलब पहला तीसरे से संबंधित नहीं है। तो एक ही ऑर्डर्ड पेयर पर्याप्त है, इस तरह का एक ही उदाहरण पर्याप्त है। तो हम कह सकते हैं इसलिए आर संक्रामक नहीं है। दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आप अपने आंसर को इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज not reflexive, not symmetric and even not transitive। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में इससे संबंधित ढेरों प्रश्न हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप प्रश्नावली 1.1 जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है उसको पूर्ण करें, उसका अभ्यास करें, और आप जितना अभ्यास करेंगे उतना आपको क्लैरिटी होगी फैक्ट्स को समझने में। तो ये हमारे संबंध के ऊपर चर्चा थी। अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं फंक्शंस के ऊपर। प्यारे बच्चों, जैसे फंक्शंस के बारे में हमने कहा था कि फंक्शन भी एक तरह का रिलेशन ही होता है, लेकिन एक विशेष तरह का रिलेशन है। एक फंक्शन f सेट a से सेट b में, हम मान लें कि दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। एक फंक्शन, एक रिलेशन f सेट a से सेट b में एक फंक्शन कहलाता है यदि ये f क्या करे, a के प्रत्येक अवयव को b के अद्वितीय अवयव से संबंधित करे। इस पे हमने लास्ट सेशन में चर्चा की थी। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये
अच्छे से ध्यान होगा। अब हम विचार करें कि कितने और कितने प्रकार के संबंध हो सकते हैं। कुछ विशिष्ट जिनके नाम बड़े चर्चित हैं, जिनका बहुधा उपयोग होता है, ऐसे संबंधों को आपने ऐसे फंक्शंस को कक्षा 11 में खूब पढ़ा है, जैसे मॉडुलस फंक्शन y इज इक्वल टू मॉड एक्स। इसी तरह से y इक्वल टू बॉक्स एक्स बनाते हैं, इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं। तो मापांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन और भी कई तरह के फंक्शंस हैं, इनके बारे में आपने पढ़ा है। आपने पढ़ा है कि एक वास्तविक फलन क्या होता है, वास्तविक फलन क्या होता है, और एक वास्तविक मानीय फलन क्या होता है। तो ये दो शब्द भी आपको क्लियर होने चाहिए, व्हाट इज अ रियल फंक्शन एंड व्हाट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल फंक्शन किसको कहते हैं, जिस फलन का या जिस फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन अर्थात प्रांत और परिसर दोनों के दोनों सेट ऑफ रियल नंबर्स हो या उसके सबसेट हो, सेट ऑफ रियल नंबर हो या उसके सबसेट हो, ऐसा फंक्शन रियल फंक्शन कहलाता है, वास्तविक फलन कहलाता है। और एक वास्तविक मानीय फलन, मान का मतलब परिसर से संबंधित, मान का मतलब फलन के परिसर से संबंधित। तो एक फलन वास्तविक मानीय फलन कहलाता है, रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाता है, यदि उसका परिसर, उसका सहप्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो या उसका कोई उपसमुच्चय। तो इन सब की बात, ये सब चर्चा आपसे पिछली कक्षाओं में हुई होगी और मैं उम्मीद करता हूं ये तथ्य आपको आते हैं। तो फंक्शंस को हम कुछ आगे बढ़ाएं, फंक्शंस के कुछ प्रकारों पे हम चर्चा करेंगे। आपकी पाठ्यपुस्तक के क्रम में हम चर्चा करें उससे पहले मैं एक आसान तरीके से कुछ महत्वपूर्ण फलनों का वर्गीकरण आपको समझाता हूं। आलेख की सहायता से, चित्र की सहायता से मान लेते हैं कि मैं यहां पर कुछ सेट बना रहा हूं, ए से बी सेट में कुछ फंक्शन है। देखिए कैसे, सपोज कीजिए ए सेट के अंतर्गत ए बी सी डी एलिमेंट्स हैं और बी सेट के अंतर्गत एक्स वाई जेड और यू है। देखिए मान लीजिए ए का एसोसिएशन एक्स से हो, बी का एसोसिएशन यू से हो, सी का इससे वाई से हो और डी का एसोसिएशन जेड से हो। और इस प्रकार का ये फंक्शन, मैंने कहा इसको फंक्शन का नाम रख लिया एफ। दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। अब इसी तरह से एक मैंने दूसरा फंक्शन लिया, दूसरा फंक्शन किस तरह का ले लिया, इस अगेन वही एलिमेंट है, सेट मेरे पास ए से बी में ही है, फंक्शन का नाम बदल गया, ए बी सी डी एक्स वाई जेड एंड यू। अब यहां देखिए, सपोज कीजिए ए का एसोसिएशन एक्स से, बी का एसोसिएशन भी एक्स से, सी का एसोसिएशन यू से, डी का एसोसिएशन मान लीजिए जेड से। दोनों फंक्शंस में अगर आप विचार करें तो यहां पर क्या है, पहले वाले फंक्शन में हम क्या देखते हैं, क्योंकि फंक्शन की पूरी कसौटी को दोनों के दोनों ये मैपिंग्स, ये जो फंक्शंस मैंने दिखाए हैं उसको पूरा करते हैं, ये विशिष्ट संबंध है जो कि निसंदेह फलन। अब देखिए इसमें क्या है कि एक अवयव का एसोसिएशन इधर एक ही अवयव से, इस प्रकार की मैपिंग को, मैपिंग फंक्शन का ही नाम है, इस प्रकार के फंक्शन को, इस प्रकार के मैपिंग को हम 1-1 फंक्शन कहते हैं, 1-1। और इस प्रकार की मैपिंग को हम, देखिए यहाँ के दो एलिमेंट का एक ही इमेज है, दो या दो से अधिक एलिमेंट का जब कोडोमेन में एक इमेज होता है, एक प्रतिबिंब होता है, तो तब इस तरह के फंक्शंस को मैनी टू वन। तो देखिए ये क्या फंक्शन था, 1-1, और ये क्या फंक्शन हो गया, मैनी टू वन। तो इसको हम कह सकते हैं 1-1 मैपिंग, 1-1 मैपिंग। और आगे इसके बहुत सारे नाम हैं, एकाकी फलन भी हम इसको कह सकते हैं। और ये हो गया मैनी टू वन। जो 1-1 नहीं होगा तो निश्चित रूप से वो मैनी टू वन मैपिंग, मैनी टू वन मैपिंग यानी बहु एक फलन। इसी क्रम में हमारे पास और दो वर्ग है फंक्शन के, एक को हम इनटू और एक को हम ऑन टू कहते हैं। तो यदि अब देखिए 1-1, मैनी टू वन, इनटू और ऑन टू, इन चार शब्दों को मिला देने से आपस में चार प्रकार के फंक्शन बन जाते हैं। एक हो गया सीधा सीधा 1-1 ऑन टू, दूसरा हो गया 1-1 इनटू, तीसरा हो गया मैनी टू वन ऑन टू, और एक हो गया मैनी टू वन इनटू। तो ये देखिए 1-1, मैनी टू वन, ऑन टू और इनटू। तो इसी के आधार पर हम फंक्शंस का चार श्रेणियों में वर्गीकरण करेंगे।
थोड़ा सा आपको ऑन टू और इनटू की धारणा में स्पष्ट कर दूं, जब कोडोमेन के सारे एलिमेंट एसोसिएटेड हों, सारे एलिमेंट डोमेन के तो होते ही हैं, जब कोडोमेन के भी सारे एलिमेंट एसोसिएटेड हों, संबंधित हों, किसी ना किसी के इमेज हों, तो वो ऑन टू मैपिंग कहलाता है। और जब कोडोमेन के कुछ एलिमेंट छूट जाएं, जैसे यहां पर ये छूट गया, वाई अनएसोसिएटेड है, एकाधिक एलिमेंट छूट जाएं जब कोडोमेन के, तो तब ऐसे फंक्शन को हम इनटू मैपिंग कहते हैं। तो कल हम इस पे और अच्छे से चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आज आपके लिए जो गृह कार्य है एक तरह से आज के सत्र का, आप प्रश्नावली 1.1 जो कि एक्सक्लूसिवली आपकी रिलेशंस पर है कि किस तरह से आप रिलेशन को रिफ्लेक्सिव दिखाएं, किस तरह से उसको सिमेट्रिक दिखाएं, किस तरह से ट्रांजिटिव दिखाएं, कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन रिफ्लेक्सिव नहीं है, इस पर खूब सारा अभ्यास करें तो आप तय कर पाएंगे कि दिया गया संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, तुल्यता संबंध है कि नहीं। तो इस कार्य के साथ आज की सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस चर्चा के साथ हम पुनः अगले सत्र में उपस्थित होंगे। गुड लक, एंजॉय योर स्टडीज।